विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे थे हम लोग, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था संगम युग। काफी कुछ उसमें बता चुका हूं। आज हमने पढ़ना है संगम युगीन शासन व्यवस्था के बारे में। ठीक है, तो संगम युगीन शासन व्यवस्था इंपॉर्टेंट है, प्री और मेंस में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो संगम युग के 3 राज्य कौन कौन से थे? चेर था, चोल था और पांड्य। तो संगम युग के 3 राज्य चेर, चोल और पांड्य में वंशानुगत राजतंत्रीय शासन प्रणाली थी। राजा अनेकानेक उपाधियों जैसे को, अधिराज, इमयवरंबन, इरैयन, मन्ननम, वेंदन, कौन, ये उपाधियां ध्यान रखनी है आपने। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि संगम कालीन शासन व्यवस्था में राजा अनेक उपाधियां धारण करता था, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण नहीं करता था या कौन कौन सी उपाधियां धारण करता था। तो जैसे मैंने बता दिया आपको, एक उपाधि थी को, कौन सी? को। एक थी अधिराज, एक थी इमयवरंबन, एक इरैयन, मनन्नम, वेंदन और कौन। इनको धारण करते हुए शासन करते थे ये शासक। राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होते हुए भी तीनों राज्य एक प्रकार का कुल संघ प्रतीत होते हैं, जिनमें राजा के कुल या वंश से संबद्ध पुरुष राज कार्य में भाग लिया करते थे। किथ एंड किन्स, सगे संबंधी, राजा और उसके सगे संबंधी या राजा और उसके कुल के जो या वंश के जो संबद्ध पुरुष होते थे, वही क्या करते थे? राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में भाग लेते थे। क्या आज भी ऐसा ही है? नहीं, आज आपको मौका दिया जाता है, आप पेपर दीजिए, आप उसके बाद क्या कीजिए? प्रशासनिक सेवाओं में जाइए। लेकिन कुछ हद तक थोड़ा बहुत क्या चलता है? किथ एंड किन चलता है। ठीक है। पुरुनानरु में चक्रवर्ती राजा का आदर्श मिलता है। किताब है पुरुनानरु में चक्रवर्ती राजा का आदर्श मिलता है। चक्रवर्ती राजा के लिए दिग्विजयी होना आवश्यक था। इस समय प्रत्येक राजा 7 राजाओं को परास्त करके उनके मुकुटों की माला पहनकर अधिराज की स्थिति प्राप्त करना चाहता था। कितने राजाओं को पराजित करके? 7 राजाओं को पराजित करके उनके मुकुटों की माला पहनकर अधिराज की स्थिति प्राप्त करना चाहता था। राजा के पद को प्राप्त करने के लिए उत्तराधिकार युद्ध भी हुआ करते थे, वॉर ऑफ सक्सेशन भी हुआ करते थे। चोल राजवंश में उत्तराधिकार युद्ध के संदर्भ में चेर राजा द्वारा हस्तक्षेप का उल्लेख प्राप्त होता है। यानी चोलों के यहाँ जब उत्तराधिकार का युद्ध हुआ तो उसमें चेर राजाओं ने अपनी क्या की भूमिका, मतलब उनकी भी भूमिका दिखती है। यानी उन्होंने चेर राजाओं ने क्या किया? हस्तक्षेप किया चोलों के उत्तराधिकार के युद्ध में। सिद्धांततः राजा सर्वशक्तिमान और निरंकुश था, परंतु स्वेच्छाचारी नहीं था। वह परंपराओं, ब्राह्मणों, मंत्रियों, कवियों की सलाह पर शासन कार्य संपादित करता था। परामर्शदाताओं की सभा को पंचवारक या पंचवारम कहा जाता था। पंचवारम या पंचवारक कहा जाता था। राजा का दरबार यानी राजसभा नालवे कहलाती थी। अब यहां से क्वेश्चन पूछेगा, नालवे क्या था संगम युग में? आंसर राजा का दरबार या राजसभा। राजा का न्यायालय मनरम बोला जाता था। ये उत्तराखंड पीछे से क्वेश्चन है कि राजा के न्यायालय को संगम युग में क्या कहते थे? आंसर मनरम कहते थे। क्या कहते थे? राजा के न्यायालय को मनरम कहा जाता था। ये उत्तराखंड पीछे से क्वेश्चन है। और यही मनरम जो है यही सर्वोच्च न्यायालय था। राजा के आवास की रक्षा के लिए सशस्त्र महिलाएं नियुक्त होती थी। राजा के आवास की रक्षा हेतु सशस्त्र महिलाएं नियुक्त होती थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी पढ़ा होगा आपने, चाणक्य ने पुरुषों पर भरोसा नहीं किया। उसने सम्रानुरागिनी जैसी महिलाओं को क्या किया? राजा के सुरक्षा में लगाया, राजा की सुरक्षा में लगाया। ऐसे दक्षिण भारत में भी क्या था? आवास की रक्षा हेतु सशस्त्र महिलाएं नियुक्त होती थी। संगम काल में उत्तराधिकार संबंधी स्पष्ट नियम नहीं था। राजा का जो पुत्र युवराज नामित होता था उसको कोमहन कहा जाता था। युवराज को क्या बोलते थे? कोमहन बोलते थे। अन्य पुत्रों को इलैगो बोलते थे। क्या बोलते थे? इलैगो कहा जाता था अन्य पुत्रों को। कोमहन प्रशासनिक कार्यों में राजा की सहायता करता था। कोमहन मतलब युवराज। कोमहन मतलब युवराज जो था वो प्रशासनिक कार्यों में राजा की सहायता करता था। संगमकालीन न्यायिक व्यवस्था के तहत दंड विधान कठोर था। चोरी तथा व्यभिचार के अपराध में मृत्युदंड दिया जाता था। चोरी तथा व्यभिचार के
अपराध में मृत्युदंड दिया जाता था, झूठी गवाही पर जीभ काट ली जाती थी, झूठी गवाही पर जीभ काट ली जाती थी। संगम युगीन शासक युद्ध प्रेमी थे, युद्ध में वीर गति को अत्यंत शुभ कार्य माना जाता था, युद्ध में वीर गति को अत्यंत शुभ कार्य माना जाता था। सेना चतुरंगणी यानी पैदल, हाथी, घोड़ा और रथ। चतुरंगणी सेना मतलब जिसमें क्या हो, पैदल भी हो, हाथी भी हो, घोड़ा और रथ सेना होती थी, परंतु रथ घोड़ों द्वारा नहीं बल्कि बैलों द्वारा खींचे जाते थे। रथ घोड़ों द्वारा नहीं बल्कि, भाई घोड़े तो अरब लेके आते थे ना, मध्य एशिया का जानवर है घोड़ा, इतने घोड़े थोड़े होते थे दक्षिण भारत में। पहले क्या करते थे, बैलों द्वारा खींचे जाते थे। सेना को पदय बोला जाता था, सेना को क्या बोलते थे, पदय बोलते थे। सेनापति को क्या कहते थे, एनआरडी की उपाधि दी जाती थी, सेनापति को एनआरडी, ठीक है। और नगाड़ा और शंख बजाकर सैनिकों को बुलाया जाता था, युद्ध में एक नगाड़ा होता है, उसको बजाकर या शंख बजाकर सैनिकों को बुलाया जाता था। सैनिक शिविरों में समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था, सैनिक शिविरों में समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। संगमकालीन राजाओं ने मरवा नामक जनजाति के वीर नायकों को भी अपनी सेना में शामिल किया था। कभी कभी उनके द्वारा पशु हरण कराकर शत्रु पक्ष को युद्ध का सामना करने की सूचना दी जाती थी। विजित प्रदेशों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था, उन्हें लूटने के पश्चात फसलों को भी नष्ट कर दिया जाता था। इतना समझ में आ गया। मृत सैनिकों के सम्मान में प्रस्तर स्तंभ लगाया जाता था और उसे पूजा जाता था। इस प्रथा को नाडुकल या वीरगल कहा जाता था, यानी जो शहीद हो जाते थे जो सैनिक, उनके सम्मान में प्रस्तर स्तंभ लगाया जाता था और उन्हें पूजा जाता था। ये प्रथा आज भी है, क्या है ये प्रथा, क्या है, आज भी है। इंडिया गेट के बारे में सुना है आपने, कहाँ है, दिल्ली में। क्या लिखा हुआ, क्या है उस इंडिया गेट में, जितने भी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट सेकंड में जितने भी लोग शहीद हुए हमारे, उन सबके नाम है उसमें। क्या है, कभी आप इंडिया गेट को ढंग से, लोग तो जाते हैं एक फोटो खिंचाते हैं, बस बता देते हैं कि हम दिल्ली में हैं, इंडिया गेट क्या कर दिया। कभी उन लोगों के नाम पढ़ना जिन्होंने क्या किया, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड में क्या, जो शहीद हुए, ठीक है। ऐसे ही आपकी अमर जवान ज्योति है, सुना है अमर जवान ज्योति के बारे में, अमर जवान ज्योति के बारे में सुना है, जिसमें हर समय एक ज्योति प्रज्वलित रहती है। वहां पर भी क्या होते हैं, नाम होते हैं लिखे हुए उन लोगों के जो शहीद होते हैं, ठीक है। कारगिल अगर आप जाएंगे, कारगिल वॉर बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हुई थी हमारे कई सैनिक क्या हुए थे, शहीद हुए थे देश की रक्षा के लिए। तो उन सबके नाम क्या है, नाम विथ फोटो कहाँ मिलेंगे, तो वो एक अलग ही दृश्य होता है। जब आप वहां पहुंचेंगे तो एक अलग अनुभूति होगी आपको, ठीक है। तो मृत सैनिकों के सम्मान में प्रस्तर स्तंभ लगाया जाता था और उसे पूजा जाता था। इस प्रथा को नाडुगल या वीरगल कहा जाता था। अन्य व्यक्ति जो युद्ध क्षेत्र के बाहर मृत्यु को प्राप्त होते थे, उनके शरीर पर तलवार के प्रहार करके उनके स्वर्ग की कामना की जाती थी। इस प्रथा को वीर स्वर्ग कहा जाता था, वीर स्वर्ग कहा जाता था। यानी जो व्यक्ति युद्ध क्षेत्र के बाहर मृत्यु को प्राप्त होते थे, उनके शरीर पर तलवार से प्रहार करके उनके स्वर्ग की कामना की जाती थी। इतना समझ में आ गया। अच्छा, जो पंचवारम थे, पंचवारम के सदस्य, पंचवारम बताया था मैंने, पंचवारम बताया था। पंचवारम में कौन कौन होते थे, एक होता है अमेचार, कौन होते थे, अमेचार या अमेचान यानी मंत्री। अमेचार या अमेचान मतलब मंत्री, पुरोहितार मतलब पुरोहित, सेनापतियार मतलब सेनापति, सेनापति को एनआरडी भी बोलते थे, क्या कहते थे, एनआरडी। दूतार को राजदूत बोलते थे, दूतार कौन होता था, राजदूत। और अर्रार जो था, अर्रार या वे ये गुप्तचर होते थे, अर्रार या वे ये गुप्तचर होते थे। अमेचार से क्वेश्चन बन चुका है कि अमेचार कौन थे, पंचावारम के सदस्य में अमेचार से क्या ध्वनित होता है, तो आंसर मंत्रियों को बोलते थे। और अर्रार क्या थे, अर्रार गुप्तचर थे, अर्रार या वे, ठीक है। अच्छा, प्रशासन को की दृष्टि से अगर हम देखें तो प्रशासन में सबसे ऊपर केंद्र या मंडलम, केंद्र मंडलम के नीचे नाडु, नाडु के नीचे उर, और उर के 3 पार्ट पढ़ने हैं आपने, पेर्रूर, सिरूर और मुदूर। पेर्रूर, सिरूर और मुदूर। पेर्रूर मतलब हो गया बड़ा गांव, सिरूर मतलब हो गया छोटा गांव, और मुदूर मतलब हो गया प्राचीन गांव, ठीक है। तो
तो ऐसे ही पूछेगा वो, बड़े ग्राम को क्या कहा जाता था प्रशासन में, केंद्रीय प्रशासन या सॉरी संगम युगीन प्रशासन में बड़े ग्राम को क्या कहा जाता था? आंसर पेरूर। छोटे ग्राम को क्या कहते थे? आंसर सिरूर। प्राचीन ग्राम को क्या बोलते थे? आंसर मुदूर। ठीक है, तो उड़ से नीचे होते थे। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया भाई? एक पेरुनल सुना होगा आपने, संगम युगीन राजाओं के जन्म दिवस को पेरुनल अर्थात महान दिवस कहा जाता था। ये प्रथाएं आज भी हैं वहां दक्षिण भारत में, बड़े सेंटिमेंटल लोग रहते हैं। अब राजा तो रहे नहीं, आज मंत्री हैं, तो जैसे मुख्यमंत्री का जन्मदिन होगा, जैसे सांसद का जन्मदिन होगा, इवन जो वहां के स्टार्स होंगे, कौन, टॉलीवुड क्या बोलते हैं वहां को, जो पिक्चरें बनाते हैं, जो वहां के स्टार्स हैं, सुपर स्टार्स हैं, उनके जन्म दिवस इतने मनाए, इतने उत्साहपूर्वक मनाती है जनता कि मानो भगवान का ही कोई क्या चल रहा हो। हाँ बिल्कुल, दूध से अभिषेक, तुला दान, एक तरफ मतलब एक तरफ स्टार बिठा रखा है, नेता बिठा रखा अपना, और दूसरी तरफ क्या लोग क्या सोना चांदी पता नहीं क्या क्या डालते हैं उसमें, ये पता है ना। और प्रथाएं मैं बता दूं कि आंध्र प्रदेश अगर आप जाएंगे, तिरुपति बालाजी के मंदिर में जाएंगे, तो वहां तो बाल ही चढ़ा देते हैं अपने, महिलाएं तक, ये पता है। मतलब भगवान के प्रति इतनी आस्था है कि महिला का सबसे जो बड़ा श्रृंगार होता है वो उसके केश होते हैं, वो अपने केश भी दे देते हैं वहां पर। ये पता है? नहीं पता? चलो, तो पेरुनल भाई, संगम युगीन राजाओं के जन्म दिवस को पेरुनल अर्थात महान दिवस कहा जाता था। इसे प्रतिवर्ष महोत्सव के रूप में मनाया जाता था। अच्छा, गरुड़ और सहवासी प्रथा, पुरनानुरु नामक जो संगमकालीन ग्रंथ है उसमें ये लिखा हुआ है कि राजा की मृत्यु के पश्चात उसके सामंत भी आत्महत्या कर लेते थे। उसके सामंत भी आत्महत्या कर लेते थे। अच्छा, इजिप्ट के उसमें देखा होगा आपने, जो ममीज हैं, पिरामिड्स हैं, राजा तो मरा मरा, राजा के साथ साथ उसके सेवक, उसके जितने भी कर्मचारी, उसके सैनिक, उन सबको भी मार दिया जाता था। ये पता है? ये पता है? इसलिए पिरामिड्स में आपको वो सारे दिखेंगे आपको। अगर द ममी आपने मूवी देखी होगी तो काफी हद तक सच्चाई है उसमें, हालांकि दोबारा जीवित नहीं होते हैं ममीज, लेकिन राजा के साथ साथ उसके जो खास लोग होते थे उनको भी मार दिया जाता था। ऐसे ही मैंने कहा दक्षिण भारत में क्या होता था, राजा की मृत्यु के पश्चात उसके सामंत भी आत्महत्या कर लेते थे। इस प्रथा को कालांतर में गरुड़ और सहवासी प्रथा कहा गया। क्या कहा गया? गरुड़ और सहवासी प्रथा कहा गया। अच्छा, को क्या था? तो संगम काल में देवता और राजा दोनों की उपाधि क्या थी? को थी। क्या थी? दोनों की उपाधि को थी। अब इसके बाद आती है संगमकालीन सामाजिक व्यवस्था। तो संगम युग में ही दक्षिण में आर्य संस्कृति का प्रवेश हुआ, द्रविड़ और आर्य संस्कृति का समन्वय हुआ, यहाँ के समाज और संस्कृति पर आर्य संस्कृति का प्रभाव पड़ा। संगम युगीन समाज में भी वर्ग भेद दिखता है। पुरनानुरु में 4 जातियों, 4 कुडी, वहां पर क्या बोलते हैं? जातियों को कुडी का उल्लेख मिलता है, जैसे तुडियन, पाणन, परयम और कडम्बन। क्या क्या मिलता है? जैसे यहाँ पर क्या, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऐसे ही दक्षिण भारत में क्या दिखाई देता है आपको? तुडियन, पाणन, परयम और कडम्बन। सामान्यतः संगम युगीन समाज अनेक वर्गों में विभाजित था। सुड्डम वर्ग, जिसमें ब्राह्मण एवं बुद्धिजीवी रहते थे, संगम काल में ही तमिल देश में ब्राह्मणों का उदय हुआ था। तो ब्राह्मणों का उदय कब हुआ, किस काल में हुआ दक्षिण भारत में? आंसर संगम काल में। और सुड्डम वर्ग कौन था? ब्राह्मणों और बुद्धिजीवियों का वर्ग था। समाज में इनका सरप्रमुख स्थान था। ब्राह्मणों का प्रमुख कर्तव्य अध्ययन, अध्यापन, यजन याजन करना था, यज्ञ करना और यज्ञ करवाना था। ब्राह्मणों को संतुष्ट रखना राजा का प्रमुख कर्तव्य था। ब्राह्मण राजा के सलाहकार भी थे। हालांकि ये मांस और मदिरा का भी सेवन करते थे, परंतु तत्कालीन समाज में इसे निंदनीय माना जाता था। तत्कालीन समाज में इसे निंदनीय माना जाता था। अरसर शासक वर्ग को कहा जाता था। इसमें राज परिवार से संबंधित लोग थे। इसी में वेल्लालों का एक धनी वर्ग भी सम्मिलित था। वेल्लालों के 2 वर्ग थे, एक धनी वर्ग जिसमें राजकुल के साथ वैवाहिक संबंध था और उच्च प्रशासकीय पदों पर यह नियुक्त किए जाते थे। चोल सेना में इनकी उपाधि अरशु और वेल थी तथा पांड्य सेना में काबिदी थी। धनी वेल्लाल वर्ग को वेल्लार तथा इनके प्रमुख को वेलिर बोला जाता था। इन्हें श्री कृष्ण का वंशज माना जाता था। इनका
वेल्लालों का दूसरा वर्ग कृषक मजदूर यानी कडेसियरों का था, जो धनी कृषकों की भूमि पर खेती करके अपने आजीविका चलाते थे। मेरे ख्याल से ये उत्तराखंड में पूछा हुआ है कुछ, कि धनी कृषकों के भूमि पर खेती करने करके अपनी आजीविका चलाने वाले किसानों को क्या कहा जाता था? आंसर कडेसियर। या तो यूपी में पूछा गया या उत्तराखंड में पूछा गया ये क्वेश्चन, कि धनी कृषकों की भूमि पर खेती करके अपनी आजीविका चलाने वाले किसानों को या कृषकों को क्या कहा जाता था? आंसर कडेसियर। कृषक मजदूर थे ये एक प्रकार के, क्या थे? संगम समाज में व्यापारिक वर्ग को वेनिगर कहा जाता था। क्या बोलते थे? इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा अच्छी नहीं थी, इन्हें शूद्रों की कोटि में रखा जाता था। पुलयन नामक दस्तकार वर्ग था, जो रस्सी और पशु चर्म से चारपाई और चटाई बनाने का कार्य करता था। एक वर्ग चरवाहों और शिकारियों का था। शिकारियों को एनियर बोला गया है। शिकारियों को एनियर बोला गया है। संगम समाज में व्यापारिक वर्ग को वेनिगर कहा जाता था। वेनिगर से क्वेश्चन बना हुआ भाई। संगम समाज में व्यापारिक वर्ग को क्या कहते थे? आंसर वेनिगर कहा जाता था। इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा अच्छी नहीं थी, इन्हें शूद्रों की कोटि में रखा गया है। व्यापारिक वर्ग को शूद्रों की कोटि में रखा गया है। पुलयन नामक दस्तकार वर्ग था, जो रस्सी और पशु चर्म से चारपाई और चटाई बनाने का कार्य करते थे। एक वर्ग चरवाहों और शिकारियों का था। शिकारियों को मैंने बता दिया एनियर बोला जाता था। तमिल देश के उत्तर में मलवर नामक जनजाति रहती थी। ये पशुहरण और लूटपाट करते थे, लूटमार करते थे, जिसे वेतची प्रथा बोला जाता था। कौन सी प्रथा? वेतची प्रथा बोला जाता था। संगम युगीन राजाओं ने सुनियोजित तरीके से कबीलाई साहसिकता को संयोजित करके उन्हें समाज की मुख्य धारा में मिलाने का कार्य किया था। इतना समझ में आ गया? तो मैं बता दूं कि आपने क्या क्या याद करना। सुड्डम ब्राह्मण बुद्धिजीवी वर्ग, अरसर शासक वर्ग, अरसर मतलब बेनिगर मतलब बणिक वर्ग, बिल्लाल मतलब कृषक वर्ग, पुलयन मतलब दस्तकार, एनियर मतलब शिकारी और मलवर मतलब जनजाति। इतना समझ में आ गया? संगम समाज में विवाह को एक संस्कार के रूप में मान्यता प्राप्त थी। हिंदू धर्म शास्त्रों में उल्लिखित 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख तोल्कापियम में हुआ है। तमिल व्याकरण की पुस्तक तोल्कापियम, जो कि द्वितीय संगम में लिखी गई तोल्कापियर के द्वारा। तो तोल्कापियम जो तमिल व्याकरण का ग्रंथ है, उसमें 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख हुआ है। प्रेम विवाह भी मान्यता प्राप्त थे, जबकि उत्तर भारत में प्रेम विवाह, गंधर्व विवाह को मान्यता नहीं थी, लेकिन यहाँ पर प्रेम विवाह को मान्यता थी, जिन्हें पंचतिणय बोला जाता था। क्या बोलते थे? पंचतिणय बोला गया है। एक पक्षीय प्रेम को कैकिणे तथा अनुचित प्रेम को पेरुंजणे कहा गया है। एक वन साइडेड लव को क्या बोला गया है? कैकिणे। और अनुचित प्रेम को क्या बोला गया? पेरुंजणे। अनुचित प्रेम को। संगम काल में स्त्रियों की दशा अच्छी थी। इस समय स्त्रियां सुशिक्षित थी। नच्चेलियर और ओवेयर जैसी कवियत्रियों का उल्लेख मिलता है। तो नच्चेलियर और ओवेयर कौन थी? आंसर कवियत्री थी, यानी पढ़ी लिखी थी, शिक्षित थी। ठीक है। परंतु संगम समाज में विधवाओं की स्थिति दयनीय थी। उन पर अनेक अपात्रताएं थोपी गई थी। उनका बाल मुंडवा दिया जाता था। संभवतः इसी कष्ट साध्य जीवन में इस समय सती प्रथा अधिक प्रचलित हुई। सती प्रथा अधिक प्रचलित हुई। कुछ महिलाएं नृत्यगान और वैश्यावृत्ति का पेशा भी अपनाती थी। नृत्यगान करने वाली महिलाएं अन्य कोई कार्य नहीं कर सकती थी। संगम समाज में व्यभिचार को बड़ा अपराध माना जाता था। व्यभिचार को बड़ा अपराध माना जाता था। संगमकालीन लोग शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे। चावल व दूध से सांभर नामक भोज्य पदार्थ तैयार किया जाता था। भोजन करने के पश्चात पान सुपारी खाने की परंपरा थी। संगमकालीन कवियों ने सुअर के मांस और अनेक प्रकार की मदिराओं का उल्लेख किया है। विदेशी शराब जो हरी बोतल में रखी जाती थी, मुन्नीर क्या कहलाती थी? मुन्नीर कहलाती थी, कच्चे नारियल से बनाई जाती थी। तथा ताड़ी जो ताड़ के जूस और गन्ने के जूस से तैयार की जाती थी। ताड़ी किससे? ताड़ के जूस से और गन्ने के, ताड़ एक वृक्ष होता है, उससे निकलती है ताड़ी। ठीक है। इन सब का विवरण विशेष रूप से मिलता है। तमिल समाज में ज्योतिषियों और सगुन विचारकों का बहुत सम्मान था। नर्तक नर्तकियों तथा गायकों के दल, जिन्हें पाणर तथा विडेलियर कहा जाता था, घूम घूमकर मनोरंजन करते थे। नर्तक नर्तकियों तथा गायकों के दल, जिन्हें क्या बोलते थे? पाणर तथा
विडेलयर कहा गया है, घूम घूम कर लोगों का मनोरंजन किया करते थे। इतना समझ में आ गया? ठीक। अब इसके बाद है संगम युगीन आर्थिक स्थिति। तो संगम युगीन तमिल देश आर्थिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध था। कृषि आर्थिक जीवन का आधार स्तंभ थी। देखो अलग अलग पढ़ना है आपने, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये सब चीजें अलग अलग पढ़नी है, ठीक है। तो इस समय आर्थिकी पे हैं तो अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो संगम युगीन तमिल देश आर्थिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध था। कृषि आर्थिक जीवन का आधार स्तंभ थी। व्यापार, वाणिज्य एवं उद्यम उन्नत अवस्था में थे। सिंचाई तथा लौह उपकरणों के प्रयोग से उत्पादन में क्रांतिकारी परिवर्तन उत्पन्न हो गया था। संगम साहित्य से ज्ञात होता है कि दक्षिण भारत की भूमि अत्यंत उपजाऊ थी। विशेषकर कावेरी नदी डेल्टा की भूमि उर्वरता के लिए प्रसिद्ध थी। कावेरी नदी डेल्टा की भूमि उर्वरता के लिए प्रसिद्ध थी। उर्वरता के आधार पर भूमि के अनेक प्रकारों का उल्लेख मिलता है। अब यहां से क्वेश्चन बना है फिर, मरुदम किसको बोलते थे? उपजाऊ भूमि को। मरुदम मतलब उपजाऊ भूमि। कुरीची मतलब सर्वाधिक कृषकों के पास भूमि थी। यह मरुदम से कम उपजाऊ जान पड़ती है। मरुदम से कम उपजाऊ भूमि को क्या बोलते थे? कुरीची। क्या बोलते थे? कुरीची। मूल्य जो था वो सर्वाधिक पशुपालकों के पास यही भूमि थी। मूल्य, पशुपालकों के पास जो भूमि थी उसको क्या बोलते थे? मूल्य। और मेथल जो थी वो समुद्र के तटवर्ती क्षेत्र को मेथल कहा जाता था। पाल्य जो थी वो रेगिस्तानी क्षेत्र था। पाल्य जो था बंजर बोल सकते हैं, रेत तो नहीं मिलती है वहां पर, लेकिन रेगिस्तानी क्षेत्र को पाल्य कहा गया है। संगम साहित्य में विभिन्न प्रकार की फसलों यथा धान, रागी, गन्ना आदि का उल्लेख मिलता है। चेर राज्य अपने मसालों, कटहल, हल्दी, काली मिर्च आदि के लिए विशेष रूप से जाना जाता था। संगम साहित्य से विदित होता है कि कृषि कर्म निम्न वर्ग की महिलाओं के द्वारा किया जाता था, जिन्हें कडेसिवर कहा जाता था। क्या बोलते थे? कृषि कर्म निम्न वर्ग की महिलाओं के द्वारा किया जाता था, जिन्हें कडेसिवर बोला जाता था। सिंचाई की उत्तम व्यवस्था थी। राजाओं द्वारा कुआं, तालाब, नहरों आदि का निर्माण करके सिंचाई को भी सुनिश्चित कराने का प्रयास किया जाता था। धनी किसानों को वेल्लार तथा इनके प्रमुख वेल्लीर कहलाते थे। धनी किसानों को वेल्लार तथा इनके प्रमुख वेल्लीर कहलाते थे। यह बड़े बड़े भूस्वामी होते थे। इनकी भूमि पर वेल्लारों का दूसरा भूमिहीन वर्ग खेती करता था। माना जाता है कि काले व लाल मृद भांडों तथा लोहे की खोज वेल्लीरों द्वारा ही की गई थी। इसके द्वारा? वेल्लीरों द्वारा ही की गई थी। तो मैंने बता दिया कि धनी किसानों को वेल्लार और इनके प्रमुख वेल्लीर कहलाते थे, ठीक है। तो लाल मृद भांड, काले और लाल मृद भांड तथा लोहे की खोज वेल्लीरों द्वारा ही की गई थी। कृषि के अतिरिक्त शिल्प व उद्योगों का भी संगम युगीन अर्थव्यवस्था में प्रमुख स्थान था। अनेक प्रकार के शिल्पों का उल्लेख मिलता है। वस्त्र उद्योग इस समय प्रमुख उद्योग था। उरैयूर तथा मदुरा, यहां से क्वेश्चन बना है फिर। उरैयूर तथा मदुरा वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र थे। उरैयूर का सूती वस्त्र उद्योग सुप्रसिद्ध था। उरैयूर तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी के तट पर अवस्थित था, जिसका विवरण पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में किया गया है। तो ये बड़ी बात है भाई कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, जिसका कि लेखक अज्ञात है, वो भी क्या कर रहा है? उरैयूर तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी के तट पर बता रहा है, और बता रहा है कि उसका जो सूती वस्त्र उद्योग है वो बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। चोलों की समृद्धि का प्रमुख कारण उनका सूती वस्त्र उद्योग ही माना जाता है। चोलों की समृद्धि का प्रमुख कारण उसका सूती वस्त्र उद्योग ही माना जाता है। सूत कताई का कार्य महिलाएं करती थी। आज भी अगर आप कोयम्बटूर जाएंगे तो शायद आपको वहां पर वस्त्र उद्योग दिखे। तमिलनाडु में कहां पर? कोयम्बटूर, है ना। तो कुछ परंपरागत कार्य बहुत पहले से चले आ रहे हैं। जैसे शिव काशी में आप जाएंगे तो वहां पर पटाखों का काम चलता है। शिव काशी एक जगह पड़ती है दक्षिण में, वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? क्रैकर्स, पटाखे। कभी बारूद के लिए रही होगी, तोपों का बारूद बनता होगा कभी, है ना, बारूद को बनाते होंगे। अन्य उद्योगों में धातु उद्योग तथा चर्म उद्योग उन्नत अवस्था में था। सैनिक चमड़ों का जूता पहनते थे। मदिरा, नमक एवं शक्कर बनाने के उद्योग का भी उल्लेखनीय योगदान था। दस्तकारों पर जो कर लगता था उसको कारुकारा बोला जाता था। दस्तकारों पर, दस्तकार बोलते हैं हाथों से कार्य करने वाले, जो दस्तकार है ना, जो कर लगता था दस्तकारों पर, उसे कारुकारा बोला जाता था। संगम काल में आंतरिक और बाह्य दोनों व्यापार समुन्नत अवस्था में थे। आंतरिक व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा होता था।
मुशीरी में धान के बदले मछली के विनिमय का विवरण मिलता है। आंतरिक व्यापार की एक मुख्य वस्तु नमक थी। नमक के व्यापारी गाड़ियों में अपने परिवार के साथ भ्रमण करते थे। अन्य वस्तुओं में अनाज, मसाले, मछली, कपड़ा, जड़ी बूटी, तेल, घी आदि का व्यापार होता था। किस किस चीज का? अनाज, मसाले, मछली, कपड़ा, जड़ी बूटी, तेल और घी का व्यापार होता था। बाह्य व्यापार के बारे में बता रहा हूं संगम युगीन। इस काल की उन्नति का सर्वप्रमुख कारण बाह्य व्यापार था, जो रोम, मिस्र, चीन, मलयद्वीप समूह के साथ होता था। व्यापार समुद्री मार्ग से होता था। कहां से? इसी समय मिस्र में एक नाविक हिप्पालुस ने अरब सागर में चलने वाली मानसूनी हवाओं की खोज की, जिससे पश्चिमी देशों के व्यापार और भी सुगम हो गया। हिप्पालुस, मानसून की खोज किसने की? हिप्पालुस ने की, अरब सागर में चलने वाली हवाओं। अब उन हवाओं का फायदा ये मिला कि उस समय जो पाल वाले जहाज होते थे, कपड़ा लगाया जाता था जहाजों पर बहुत बड़ा, उस पर हवा टकराती थी तो पतवारों की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो उस हवा से ही क्या होता था, जहाज आगे बढ़ता था, है ना। एक ऑस्कर नॉमिनी मूवी है, ऑस्कर विजेता मूवी है, वो देखना आप, उसमें सत्य घटनाओं पर आधारित है। एक बालिका है जो पूरे विश्व का चक्कर काटती है एक छोटी सी बोट पर। इस पर उसको देखना आप, ठीक है। तो उस बालिका का नाम बताना कल मेरे को, कौन थी वो बालिका जिसने एक बोट पर क्या किया, पूरा चक्कर लगाया विश्व का। वैसे तो मैगेलन थे जिन्होंने सबसे पहले विश्व का क्या किया, चक्कर लगाया। कौन थे? मैगेलन। और उन्हीं के नाम पर एक स्ट्रेट है, मैगेलन स्ट्रेट। कहां पर है? कहां पर है मैगेलन स्ट्रेट? आपके पैसिफिक को अटलांटिक से जोड़ती है, चिली में है नीचे। चिली देश है, मिर्च के आकार का देश, दक्षिण अमेरिका में। सेंटियागो कैपिटल है। नीचे पूंछ पे देखो, केप हॉर्न के ऊपर मैगेलन स्ट्रेट दिखेगी आपको वहां। हाँ, मैगेलन स्ट्रेट, है ना। चिली को चिली से अलग करती है, पैसिफिक को, हाँ यहाँ पर बिल्कुल, अटलांटिक को पैसिफिक से क्या करती है, मिलाती है। ठीक है भाई। तो हिप्पालुस ने अरब सागर में चलने वाली मानसूनी हवाओं की खोज की, जिससे पश्चिमी देशों के साथ व्यापार और क्या हो गया, सुगम हो गया। रोम के साथ व्यापार के अनेक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कई स्थानों से रोमन सम्राट ऑगस्टस, नीरो, टाइबेरियस और के स्वर्ण सिक्के मिले हैं। चेरों की राजधानी करूर से रोमन सुराहियों के टुकड़े और सिक्के मिले हैं। कहां से? चेरों की राजधानी करूर से रोमन सुराहियों के टुकड़े और सिक्के मिले हैं। पूर्वी तट पर पौंडीचेरी के पास अरिकामेडु की खुदाई से एक रोमन बस्ती का साक्ष्य मिला है। यहां से एक माल गोदाम, रंगाई के हौज, रोम द्वीप के टुकड़े, कांच के कटोरे और लंबा एवं दोनों तरफ हत्तेदार जार, जिसको एम्फोरा जार बोलते हैं, ये सब प्राप्त हुए हैं। एम्फोरा जार, दोनों तरफ हत्ते होते हैं जिसमें, ठीक है। यहां से प्राप्त एक मनके पर रोमन सम्राट ऑगस्टस का चित्र बना हुआ है। रोमन सम्राट ऑगस्टस का चित्र बना हुआ है। पांड्य राजाओं द्वारा रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में एक दूत मंडल भेजे जाने का भी उल्लेख मिलता है। पांड्य राजाओं ने रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में दूत मंडल भेजा था, ऐसा लिखा हुआ, ऐसा उल्लेख मिलता है। रोम के शासकों में सर्वाधिक व्यापार ऑगस्टस के समय हुआ। इस व्यापार में व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था। वस्तुओं के बदले भारत को सोना चांदी प्राप्त होता था। इसलिए प्लिनी अपने देशवासियों द्वारा भारतीय विलासिता की वस्तुओं पर प्रतिवर्ष 60 करोड़ सेस्टर्स सोना व्यय करने का दुख प्रकट करता है। वो कौन सा रोमन इतिहासकार है जो अपने देश की दुर्दशा पर रोते हुए कहता है कि मेरे देश का सारा सोना बाहर चला गया? बाहर चला गया मतलब भारत चला गया। आंसर प्लिनी। हमारे यहाँ से क्या जा रहा है? सामान। और वहां से क्या आ रहा है? सोना। दक्षिण भारत ऐसे इतना समृद्ध थोड़े रहा। दक्षिण भारत के मंदिरों में आपको क्या दिखेगा? सोना दिखेगा, बहुत बड़ी मात्रा में, अकूत मात्रा में धन, है ना। और कुछ तो छुपाया हुआ है, क्या कर रखा है। भारत से निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं गरम मसाले, हाथी दांत, रेशमी वस्त्र, मोती, बहुमूल्य रत्न, तोता, मयूर आदि प्रमुख थे। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में यवन प्रिया शब्द काली मिर्च का द्योतक है। ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन बताया मैंने कि कौन सा रोमन इतिहासकार रोता है, ये भी आईएएस का क्वेश्चन है। और यवन प्रिया काली मिर्च के लिए क्या बोलते थे, ये भी आईएएस का क्वेश्चन। यूपीएससी पूछती है ऐसे क्वेश्चन। यवन प्रिया, तो काली मिर्च के लिए प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में यवन प्रिया शब्द का प्रयोग हुआ है। यह यूनानियों तथा रोमवासियों को भारत से निर्यात की जाती थी।
वहां अत्यंत प्रिय होने के कारण इसे यवन प्रिया संज्ञा प्राप्त थी। आयातित वस्तुओं में घोड़े, मदिरा, शीशा, सोना, चांदी आदि प्रमुख थे। घोड़े हमारे देश में नहीं हुए अच्छी नस्ल के घोड़े कभी भी, ठीक है। पांड्य तथा अन्य राजाओं में घोड़ों का आयात किया जाता था। पांड्य तथा अन्य राजाओं में घोड़े का आयात किया जाता था। पांड्य राज्य के प्रमुख बंदरगाह जो थे वो सालियूर था, कोरकई था। चोलों का जो बंदरगाह था वो पुहार, अरिकामेडु, उरैयूर थे। और चेर राज्य के जो बंदरगाह थे तोंडी, मुशिरी, कारोरा, वांजी और बंदर थे। ये सब क्वेश्चन आईएएस और उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछे जा चुके हैं कि पांड्य राज्य के बंदरगाह कौन कौन है। तो शालियूर और कोरकई, इन दो को याद करना है आपने खास। कौन कौन से? ये प्राचीन कालीन पढ़ रहे हैं मेंशंट में, ठीक है। आगे चलकर मध्यवर्ती में हो सकता है और पढ़ना पड़े, बट अभी प्राचीन काल में जो दो बंदरगाह हैं पांड्यों के बड़े, वो कौन से? शालियूर और कोरकई। चोलों के जो बंदरगाह हैं वो पुहार है, अरिकामेडु है और उरैयूर है। पुहार, अरिकामेडु, उरैयूर। पुहार, अरिकामेडु, उरैयूर। ऐसे याद करना पड़ता भाई। घूमने का मौका तो पता नहीं कब मिलेगा, लेकिन फिलहाल याद करना पड़ेगा आपको, उनकी लोकेशन देखनी पड़ेगी मैप में, ठीक है। चेर राज्य के जो बंदरगाह थे वो तोंडी, मुशीरी, करौरा, वांजी और बंदर थे। कौन कौन? तोंडी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। मुशीरी ये भी इंपॉर्टेंट था। करौरा, वांजी और बंदर पढ़ने आपने 5 हैं, लेकिन 2 सबसे इंपॉर्टेंट है। वो पूछेगा तोंडी से स्पेशल क्वेश्चन पूछा हुआ, तोंडी किसका बंदरगाह था? आंसर चेरों का था, केरल वाली साइड में, मलाबार तट का। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के अज्ञातनामा लेखक ने पश्चिमी तट के बंदरगाह नोरा यानी कन्नौर, नोरा यानी आज उसको कन्नौर बोलते हैं, तोंडी यानी पोन्नानी, तोंडी यानी पोन्नानी, मुशिरी, नेलसिंडा, बकरे, बलिता, कुमारी, इन सब का उल्लेख किया है। पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाह जो थे वो पोड्डके यानी अरिकामेडु, पोड्डके यानी अरिकामेडु, पोड्डके यानी अरिकामेडु, कमरा, कोलची, मसलिया और पुहार। पुहार मतलब कावेरीपत्तनम, पुहार मतलब कावेरीपत्तनम आदि को बताया है। मुशीरी, पुहार तथा तोंडी में यवन व्यापारियों की बस्तियां थी। यवन व्यापारी अपने जहाज में सोना भरकर मुशीरी बंदरगाह लाते थे और उसके बदले में काली मिर्च तथा बहुमूल्य रत्न ले जाते थे। काली मिर्च और बहुमूल्य रत्न ले जाते थे। इतना समझ में आ गया? व्यापार अधिकांशतः वस्तु विनिमय यानी बाल्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली के तहत होता था। विनिमय दर 2 वस्तुओं के लिए निश्चित थी, धान और नमक। विनिमय दर 2 वस्तुओं के लिए निश्चित थी, वो कौन कौन सी थी? धान और नमक। धान की समान मात्रा में नमक मिलता था। हालांकि तमिल साहित्य में कुछ सिक्कों का भी उल्लेख मिलता है, जैसे काशू, कनम, पोन। तो ऐसे पूछेगा आपसे, काशू, कनम और पोन क्या थे तमिल साहित्य में जो ये उल्लिखित हुए हैं शब्द? आंसर सिक्के थे, काशू, कनम और पोन। इसी प्रकार माप और तोल की इकाई का भी उल्लेख मिलता है। भूमि माप की इकाई मा और वेली थी। यहां से फिर क्वेश्चन बनेगा, मा और वेली क्या था संगम साहित्य में? आंसर भूमि माप की इकाई, यूनिट। अनाज तौल की इकाई जो थी वो नाली, उलाकू, अलाक और अंबानम थी। अनाज तोलते थे जब तो किसमें? नाली, उलाकू, अलाक और अंबानम थी। इतना समझ में आ गया? इसके बाद मैं बता रहा हूं संगम युगीन धार्मिक स्थिति। तो संगम काल में सुदूर दक्षिण में वैदिक धर्म का प्रसार देखने को मिलता है। यहाँ वैदिक धर्म लाने का श्रेय अगस्त्य ऋषि को दिया जाता है। संभवतः इसीलिए दक्षिण में आज भी अगस्त्य पूजा का व्यापक प्रचलन है। आज भी वहां पर क्या होती है? अगस्त्य पूजा होती है। अगर आप उत्तराखंड में बोले तो अगस्त्य मुनि जी का जो मंदिर है वो अगस्त्य मुनि में ही है। अगस्त्य मुनि का मंदिर कहाँ पे है? मुनि जी है, अगस्त्य मुनि में है। यहाँ कौंडिन्य गोत्रीय ब्राह्मणों द्वारा वैदिक धर्म का विशेष लोकप्रिय बनाया गया। ये लोग पुरोहित का कार्य करते थे। राजाओं द्वारा वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया जाता था। विभिन्न पौराणिक कथाओं का भी प्रचलन था, जैसे शिव द्वारा त्रिपुर राक्षस का वध और विष्णु का वामन अवतार। विष्णु का वामन अवतार। तमिल देश का प्राचीन देवता मुरुगन था, जिसका प्रतीक मुर्गा माना जाता था, जिसे पर्वतों पर क्रीड़ा करना अत्यंत प्रिय था। ये आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया है या यूपी पीसीएस में।
कि कौन सा देवता ऐसा था जिसको पर्वतों पर क्रीड़ा करना अत्यंत प्रिय था, जिसका वाहन मुर्गा था? आंसर मुर्गन स्वामी यानी कुमार कार्तिकेय। ठीक है, उसका अस्त्र बर्छा था। क्या था? कुमार का जो मुरुगन स्वामी थे उनका अस्त्र जो था बर्छा था। पुरवस नामक एक पर्वतीय जनजाति की स्त्री को मुरुगन की पत्नी माना जाता है। पुरवस नामक एक पर्वतीय जनजाति की स्त्री को मुरुगन की पत्नी माना जाता है। ब्राह्मण धर्म के प्रसार के साथ मुरुगन का तादात्म्य स्कंद कार्तिकेय के साथ स्थापित कर दिया गया। भगवान शिव के बड़े पुत्र के साथ यानी स्कंद कार्तिकेय के साथ स्थापित कर दिया गया। जैसे स्कंद का भी एक नाम कुमार है, वैसे ही तमिल भाषा में मुरुगन का अर्थ भी कुमार होता है। मुरुगन का अर्थ भी क्या होता है? कुमार होता है। सुदूर दक्षिण में बौद्ध और जैन धर्म का प्रवेश संगम युग के पहले ही हो गया था। संभवतः अशोक के समय ही यहाँ बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण जाने के पश्चात जैन धर्म का भी व्यापक प्रचार संभव हुआ होगा। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया भाई? तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं? क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जैसे क्या पूछेगा आपसे, संगम साहित्य में कौन, को और मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? को राजा के लिए। को किसकी उपाधि थी? राजा की। कौन, को और मन्नन। ठीक है, ऐसे पूछेगा अधिराज की उपाधि कितने राजाओं को पराजित करने के पश्चात धारण करी जा सकती थी? 7 राजाओं को पराजित करना पड़ता था, उनके मुकुटों की माला पहननी पड़ती थी, तब बनते थे क्या? अधिराज, है ना। सहवासी प्रथा के अंतर्गत राजा की मृत्यु के पश्चात कौन आत्महत्या कर लेते थे? सामंत। जितने भी सामंत थे वो आत्महत्या कर लेते थे। ये बुरी प्रथा थी भाई। ठीक है, एनआरडी किसकी उपाधि होती थी? सेनापति। एनआरडी किसकी उपाधि होती थी? संगम युग में रथ किससे खींचे जाते थे? बैलों से। घोड़े नहीं होते थे, बैलों से खींचे जाते थे। वीरगल प्रथा क्या थी? मृत सैनिकों के सम्मान में पाषाण स्तंभ लगाने की प्रथा और उसकी पूजा करना, ये क्या थी? वीरगल प्रथा कहलाती थी। मुन्नीर नामक शराब किससे बनाई जाती थी? तो नारियल फल के रस से मुन्नीर बनती थी। क्या बनती थी? संगम युगीन स्थलों में किस रोमन सम्राट के स्वर्ण सिक्के मिले हैं? तो अगस्टस के मिले हैं, नीरो के मिले हैं और टाइबेरियस के मिले हैं। किस किसके? सम्राट ऑगस्टस, नीरो और टाइबेरियस। ठीक है, संगम युगीन रोमन व्यापार किस रोमन सम्राट के काल में सर्वाधिक हुआ? तो अगस्टस के काल में सबसे ज्यादा होगा। किसने भारतीय वस्तुओं पर रोमवासियों द्वारा किए जाने वाले व्यय पर दुख प्रकट किया है? आंसर प्लिनी। आंसर प्लिनी। प्लिनी के अनुसार रोमवासी भारतीय वस्तुओं पर प्रतिवर्ष कितना धन व्यय करते थे? तो 60 करोड़ सेस्टर्स। 60 करोड़ सेस्टर्स। सेस्टर्स स्वर्ण भस्म, स्वर्ण धूल जैसी होती थी कुछ शायद। 60 करोड़ सेस्टर्स, आप खुद सोच लो ना। 60 करोड़, अब आज के हिसाब से ले लो, आज के हिसाब से ले लो 6 लाख करोड़ रुपए। कितना? 6 लाख करोड़ रुपए के बराबर। और हमारे यहाँ से क्या जा रहा है? काली मिर्च। वो हर साल उग रही, तो उसके बदले में क्या आ रहा है? सोना, है ना। इलायची, एक तरफ इलायची रख रहे हैं, एक तरफ सोना रख रहे हैं। आज भी इलायची बहुत महंगी है। क्या है? क्या दे रहे हैं हम? पालीब्रथम। पालीब्रथम मतलब तेज पत्ता। क्या दे रहे हैं? अरे मांसाहारी लोग थे ना भाई, मांस में मिलाया जाता है। जब मांस बनाते हैं तो उसमें क्या मिलाया जाता है? तेज पत्ता। पालीब्रथम कहा है यमुनों ने उसको। यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन बाद में पढ़ेंगे हम। पालीब्रथम यानी तेज पत्ता। यवन प्रिया काली मिर्च। यवन प्रिया क्या? काली मिर्च। तो यवन व्यापारी किस बंदरगाह पर सोना भरकर लाते थे और उसके बदले में काली मिर्च व रत्न ले जाते थे? मुशीरी। सोना भर के लाते थे और काली मिर्च और रत्न ले जाते थे। बंदर नामक बंदरगाह किस राज्य में था? तो चेर राज्य में था। बंदर नामक बंदरगाह कहाँ था? चेर राज्य में था। संगम युग में प्रयुक्त होने वाला अंबानम शब्द का क्या तात्पर्य है? तो अनाज तौल की इकाई थी अंबानम। अनाज तौल की इकाई अंबानम थी। कोरकई नामक बंदरगाह किस तट पर स्थित था और किस लिए प्रसिद्ध था? तो पूर्वी तट पर स्थित था और मोती उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था कोरकई। मोती उत्पादन के लिए। यूपीएससी ने पूछा मोती होता क्या है? फॉर्मूला क्या होता है मोती का? केमिकल फॉर्मूला। लेयर्स होती है मोती में, जैसे प्याज में लेयर्स होती है ना, वैसे मोती में भी अगर आप छीलेंगे तो अंदर से लेयर्स मिलेंगी आपको। होता क्या है वो? शीप के पेट में मिलता है कि मोती? हाँ जी,
मोती का अगर मैं केमिकल फॉर्मूला बोलूं, उसका केमिकल जो कंपोजिशन है वो किसी से बना हुआ? हाँ, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। मोती क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। बाजार में जा लो, कैल्शियम कार्बोनेट ले लो, बहुत सस्ता मिलेगा। लेकिन अगर आप कैल्शियम मोती लोगे तो मोती महंगा मिलेगा, है ना। अब तो नकली मोती बनता है, वो अलग चीज है। अच्छा जी, विडेलियर, विडेलियर किन्हें कहा जाता था? विडेलियर, आंसर विडेलियर जो थे संगम युग में नर्तक नर्तकियों और गायकों के दल को विडेलियर कहा जाता था। संगम युग में नर्तक नर्तकियों और गायकों के दल को क्या बोलते थे? विडेलियर। संगम युग में समुद्री नाविक जो थे वो जहाजों में अपने साथ दिशा बोध के लिए किस पक्षी को साथ ले जाते थे? कौवे को। ये यार कहीं पेपर में बना ये, और ये बड़ा क्या था, मतलब दिशा सूचक यंत्र तो थे नहीं, तो दिशा कौन बताता था? कि कौवा बताता था। कौवा वैसे भी क्या होता है? काना होता है और श्याना होता है, ये पता है। तो कौवे को ले जाते थे कि संगम युग में समुद्री नाविक जहाजों में अपने साथ दिशा बोध के लिए किस पक्षी को साथ ले जाते थे? कौवे को। अच्छा, वेतची प्रथा किस जाति में प्रचलित थी? तो मावर और मलवर नामक जनजाति में। किसमें? मावर और मलवर नामक जनजाति में। किस नदी का डेल्टा अपने उपजाऊपन के लिए विश्वविख्यात था, जिसके विषय में ये कहा जाता था कि एक हाथी के बैठने से गिरने की बराबर भूमि में 7 लोगों के खाने भर का अनाज उत्पन्न होता है? कावेरी नदी डेल्टा। इतना क्या था? ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है, ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है कि जितनी जगह पे हाथी बैठता है उतनी जगह पे 7 लोगों के खाने भर का अनाज उत्पन्न हो जाता है। ये किसके लिए कहा गया? कावेरी नदी डेल्टा के लिए कहा गया है। संगम युग में कडेसिवर कौन थे? तो निम्न वर्ग की महिलाएं जो कृषि कार्य करती थी, कृषि कर्म करती थी, उनको क्या बोलते थे? कडेसिवर बोलते थे। संगम युग में उरेयूर किस चीज के लिए प्रसिद्ध था? तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। कहां से प्राप्त एक मनके पर रोमन सम्राट ऑगस्टस का चित्र मिला है? तो अरिकामेडू। अरिकामेडू से एक मनका मिला है। मोती मतलब माला का दाना होता है ना, उसको मनका बोलते हैं। बीट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? माला का दाना, उस पर रोमन सम्राट ऑगस्टस का चित्र मिला है। इस प्रकार से बनेंगे। इसके बाद अगले लेक्चर में मैं चालुक्य राजवंश के बारे में बताऊंगा, दक्षिण भारत में, है ना। तो चालुक्य वंश के बारे में पढ़ेंगे अगले दिन से।